हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो आज 19 जुलाई की है। देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइन है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ वही बताना चाहूँगा कि ये पीडीएफ के लिए और जो करंट अफेयर से रिलेटेड पीवाईक्यू आ चुके हैं उन्हें उन्हें जानने के लिए या उन्हें सॉल्व करने के लिए आप टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक ये है, इसे स्कैन करके या फिर ज्ञानपीठ _CSE सर्च करके, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जुड़ जाइएगा। अब देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइन है। तो शुरू स्टार्ट करते हैं जियो पॉलिटिक्स से। देखते हैं जियो पॉलिटिक्स में क्या है। पहला तो वही है कि जो पहलगाम में अपना आतंकी हमला हुआ था अप्रैल में, तो जो संगठन ने किया था, किस संगठन ने किया था? टीआरएफ ने। टीआरएफ का है फ्रंट द रेजिस्टेंस फ्रंट। तो उसे अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। एक चीज, ये भारत का एक कूटनीतिक जीत है। क्यों जीता? क्योंकि अभी तक अमेरिका, देखें, जब हम अमेरिका जब पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष थे जब अमेरिका गए थे, तो अमेरिका तो थोड़ा इस पहलगाम मामले में पाकिस्तान के पक्ष में था, मतलब एकदम न्यूट्रल वाला बिहेव करता था। और जब भारत की संधि हुई थी, मतलब जो युद्ध समझौता हुआ था, तो उसमें अमेरिका ने अपना वो ले लिया था टैग कि चलो हमने युद्ध समझौता करवा लिया। तो अमेरिका का रुख थोड़ा बदला बदला रहता था। तो अभी अमेरिका ने क्या किया, इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। और अमेरिका ने क्या कहा है कि ये उन जो 2018 का बम्बई हमला था, 26/11 जिसे कहते हैं, उसके बाद ये सबसे खतरनाक हमला था पहलगाम में। तो ये चीज़ें अमेरिका के साथ थोड़ा कूटनीतिक जीत हुई है, ये यहाँ पे लिखा है। अब भारत को अमेरिका के साथ कूटनीतिक जीत के बाद और क्या करना चाहिए, तो ये लिखा है कि भारत को अमेरिका के साथ साथ और देशों को भी शामिल करना चाहिए। फिर जो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, उसमें पाकिस्तान को, और जो ये संगठन है लश्कर ए तैयबा के इनको बैन कराने की कोशिश करना चाहिए। बस उसके ऊपर है। बाकी ये भी बताया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य शून्य सहिष्णु नीति, वही जीरो टॉलरेंस नीति भारत लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार उसमें लगा रहेगा। और इसका एक आगे का आर्टिकल ये भी है, इसे देखिए। ये जो लश्कर ए तैयबा है ना, ये तो अब अभी मैंने बताया कि ये टीआरएफ है, जो द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा का ही एक चेहरा है, कोई और नहीं है। इसी ने भारत में 2019 में विभिन्न तरह के 2019 में प्रॉक्सी खड़े किए, जिसने आतंकवादियों का घुसपैठ करता है, ड्रग्स की तस्करी करता है, ये सब है। और इसके आगे का ये है कि जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद है, इनको तो अमेरिका भारत सब ने प्रतिबंधित कर दिया, तो फिर ये ग्रुप कैसे बना लिए, द रेजिस्टेंट फ्रंट? इसके लिए पाकिस्तान पे दबाव डालने की बात करते हैं कि इसके लिए पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहिए। और यहीं पे बताया गया कि अमेरिका की नीति थोड़ा सा बदली बदली लग रही है। देखते हैं, इसको पढ़िए। सीमा पार आतंकवाद को लेकर वाशिंगटन का नजरिया भारत से अलग दिखता है। पहलगाम हमले में पीछे पाकिस्तान के प्रमुख वही जो अभी हमने बताया, वही आसिम मुनीर की भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस में बुलाया था ना अभी इन्हें। तो वो बात है, इससे थोड़ा सा देख लीजिएगा तो ये दोनों मिला के ये वाला चीजें हो जाएगी। और एक ये है, ये किस पे है? रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिश, हमें इसका मैं बता देता हूँ समरी। रूस और यूक्रेन की युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, नाटो कर रहा है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? अमेरिका तो एक पक्ष से लड़ाई बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। क्या अभी यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार दिए हैं, वो ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष से नाटो ने कहा है कि अगर जो भी रूस से ट्रेड करता है, जैसे भारत चीन तो खासकर और कच्चा तेल मंगाते ही है, तो इन्होंने नाटो ने चेतावनी दी कि अगर रूस के साथ कोई व्यापार करते हो तो हम आप पे प्रतिबंध लगाएंगे, नाटो ने कहा। और इसी के साथ अमेरिका ने क्या कह दिया कि अगर रूस के साथ कोई व्यापार करते हो तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे। अगले 50 दिन में अगर रूस ने यूक्रेन के साथ संधि नहीं करता है, तो हम जो भी रूस के साथ वो करेगा, व्यापार करेगा, उस पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे। तो ये एक आगे का है। तो भारत इसको नकार रहा है। क्यों नकार रहा है? ये यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको एक बार देखेंगे। भारत, चीन और ब्राजील तेल मंगाते हैं। तो अब भारत इसको क्यों नकार रहा है? क्योंकि भारत जो बहुध्रुवी है, भारत बहुध्रुवी मल्टीपोलरिज्म को मानता है कि किसी के पक्ष में कुछ नहीं होना चाहिए विदेश नीति। तो भारत इसका इसलिए विरोध कर रहा है कि भारत बोलता है ये तो हमारे आंतरिक मामले में दबाव डाला जा रहा है ना, कि हमें किससे तेल खरीदना है किससे नहीं खरीदना, ये आप क्यों डिसाइड करोगे? हमें जिससे सुटेबल लगेगा उससे हम खरीदेंगे, जिससे हमें सस्ता मिलेगा हम उससे खरीदेंगे। तो भारत इस नीति का विरोध कर रहा है। ये इसी चीज के ऊपर बात कही गई है। ये प्रतिबंध लगाया है, ये पूरा उसी के ऊपर जो मैंने शॉर्ट में बता दिया है, केवल उसी के ऊपर। अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा।
बाकी जो बताया उसको तो याद रखिएगा ही, जो बता दिया उसको याद रख के पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये उसी के ऊपर है। और ये है एक नवाचार की राह पर आगे बढ़ता भारत कैसे बढ़ रहा है। एक ये योजना लाया है। कौन सी योजना है ये लिखी हुई है, शोध शोध विकास और नवोन R&D R&D, ये शोध विकास नवोन्मेष योजना। ठीक है, ये क्यों लाया गया, जो एक नेशनल फाउंडेशन था ना, ये लिखा हुआ है नेशनल फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सॉरी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो था, जो बना दिया गया था, जो जुलाई में बजट आया था, अंतरिम बजट के बाद जो मेन बजट आया था उसमें कहा गया था कि नेशनल फाउंडेशन रिसर्च बना जाएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो उसी ने अब ये योजना लाई है। ये योजना क्यों लाई, अपने R&D को बढ़ाने के लिए। R&D क्यों इम्पोर्टेंट है सबको पता है, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएगा, एफडीआई को ज्यादा बुलाएगा, मेक इन इंडिया के लिए तैयार करेगा, भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी, ये सारी चीजें बताइए, जिससे स्वास्थ्य और सामाजिक सामाजिक न्याय प्रोवाइड होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे इसके फायदे बताए गए हैं कि क्या होगा। लेकिन भारत उसमें के लिए क्या प्रयास, भारत को यहाँ पे थोड़ा सा वो बताया कि क्यों बढ़ाना चाहिए। एक ये भी है, तो एक ये कारण है कि विश्व में लगभग R&D में 3 से 4% खर्च करते हैं जीडीपी का। भारत में अभी 0.7% ही खर्च होता है जीडीपी का। तो भारत में भी R&D में काफी कम खर्च होता है। तो इसके लिए बोला गया है कि भारत को अपना R&D में बढ़ाना चाहिए, इसके लिए ये योजना लाई गई है। ये ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है इंडेक्स के बारे में कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधर रही है, यानी भारत अपना R&D में निवेश बढ़ा रहा है। इसकी ये सब बात है, ये रैंकिंग के बारे में लिखी गई है। तो ये केवल निवेश के ऊपर है। अगर इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जो आपको इकोनॉमी में कुछ चीज़ें लिखना होगा तो वो सही हो जाएगा। और साइंस टेक से भी ये आर्टिकल जुड़ेगा। जब कभी साइंस टेक में लिखे कि भारत साइंस को बढ़ाने के लिए, मतलब कुछ भी, आईटीसी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, तो ये स्कीम का नाम लिखना है, R&D योजना। इसका नाम क्यों लिखना है कि भारत अपनी रिसर्च को बढ़ा रहा है ना। जब रिसर्च बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली सारी टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी ही, उसका तो विकास ही होना है। तो ये चीज़ें साइंस टेक में भी यूज होगा और इकोनॉमी में भी यूज होगा। तो बस यही था। और इसमें एक चीज़ ये भी सजेशन है कि भारत को अपने निजी क्षेत्र को भी R&D बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, निजी क्षेत्र को भी रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बस ये याद रखिएगा इसमें। सॉरी, ये निजी क्षेत्र को भी, बस ये याद रखना है। और ये कहाँ कहाँ कैसे जुड़ेगा मैं बता दिया हूँ। और एक ये बस ये नॉलेज चाहिए कि भारत में वर्षा जो है 9% इस बार अधिक हुई है, लेकिन कुछ जगह पे वर्षा कम हुई है, मतलब जो वर्षा का असमान वितरण दिख रहा है। जैसे कहीं बहुत जगह में बाढ़ दिख रही, तो बहुत जगह में पानी की कमी भी दिख रही है। लेकिन इस बार ये बुरी बात है कि जो पूर्वोत्तर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वर्षा थोड़ा कम हुई है। बाकी यहाँ पे डेटा दिया है कहाँ पे कितनी वर्षा कितनी ज़्यादा हुई है। जैसे एक आध डेटा यहाँ पे लद्दाख में लगभग 97% वर्षा अधिक हुई है, और झारखंड में लगभग 71% वर्षा अधिक हुई है। राजस्थान में भी वर्षा 125% वर्षा अधिक हुई है। ऐसे कई डेटा दिए गए हैं। तो बस ये, जब वर्षा का असमान वितरण हो रहा है, जब जियोग्राफी में या फिर उस वो चीज़ लिखना हो ना कि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में कि बाढ़ और भूस्खलन के एक कारण क्या है, तो एक कारण ये भी कि वर्षा 9% अधिक हो गई है। और जो अधिक हुई है वो कुछ राज्यों में, कुछ स्पेशलिस्ट राज्यों में ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ जगह पे कम हुई है। इसलिए ये सारी घटनाएं भी बढ़ रही है, बाढ़, भूस्खलन। तो ये डेटा यूज कर सकते हैं जब कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में ये लिखना हो तो। अब है जीएसटी। जीएसटी स्लैब में अपेक्षित बदलाव। जीएसटी की सब मीटिंग होने वाली है तो उसके ऊपर ये लिखा गया है कि जीएसटी में कुछ जगह पे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे भी लिखे गए, पहले इसको देख लेते हैं क्या परिवर्तन की जरूरत है। जीएसटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो ये कि इसमें बहुत सारे टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये काफ़ी टैक्स स्लैब है, तो ये एक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डीजल, पेट्रोल डीजल को शामिल नहीं करते जीएसटी में, एक ये हो गया। और तीसरा ये हो गया कि जो एक जीएसटी में यहाँ पे लिखा है विसंगतियाँ। जीएसटी में विसंगतियाँ कैसी है, जैसे एक विसंगतियाँ ये है, यहाँ पे बताया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति, मतलब जैसे कोई व्यापारी फर्स्ट है, फिर ये किसी व्यापारी सेकंड को दिया, ट्रेडर टू को, तो अगर ट्रेडर टू फॉल्ट करता है, ट्रेडर टू कुछ गलत काम करता है, तो व्यापारी फर्स्ट को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पता है ना क्या होता है, कि जब जीएसटी कोई फेल कर दिया है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा जीएसटी टैक्स पे किया है या फिर टैक्स के ऊपर टैक्स जो दे चुका है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत रिटर्न कर दिया जाता है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट लिया जिसमें 10 रुपये जीएसटी लगी थी, इसने बेचा 100 रुपये का, 10 रुपये जीएसटी के साथ इसने 100 रुपये का किसी को बेच दिया, फिर इसने इसमें दो 100 रुपये अपना वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपये और दो 20 रुपये का जीएसटी के साथ दिया, तो ये 10 रुपये का जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा। नहीं तो टैक्स के ऊपर टैक्स हो गया नहीं, तो ये वो वाली बात है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और जीएसटी को तार्किक बनाने के लिए कहा है कि कैसे, मतलब जो इतने सारे टैक्स स्लैब है उनको कम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक टैक्स स्लैब में लाया जाए। ये बात यहाँ पे प्रॉब्लम लिखी गई। और यहाँ पे जीएसटी का इतिहास लिखा गया कि सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ 1954 में, फिर धीरे धीरे बढ़ा 160 देशों में जीएसटी हो रही है, फिर खाद्य पदार्थों में सारों में जीएसटी लगती है। ये सब इतिहास बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे इसका उतना काम नहीं पड़ता है अपन को, जो वनडे एग्जाम में होता है उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ, फ्रांस में कब लागू हुआ। ये सारे वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, अपन को लिखने में उतना काम अपने लिए नहीं आता, बट एक बार नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसमें लिखा हुआ, और इसमें कर के बारे में लिखा हुआ कि कैसे स्लैब है 12%, 8%, और इसकी शुरुआत कब हुई, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लाया, और ये पेट्रोल डीजल अभी तक इसके दायरे से बाहर है, ये सारी चीजें। और यहाँ पे अभी का बताया कि जो खाद्य मुद्रास्फीति, आप अपन कहीं से बहुत समय से देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रहा है, भारत में फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो उन्होंने एक रीजन ये भी दिया कि भारत फूड में तो 18% की जीएसटी लेता है, तो उन्होंने ये कहा है कि फूड में अपन को जितने भी फूड है उससे उसमें 12% जीएसटी लेना चाहिए। उससे क्या होगा, 12% जीएसटी लेंगे तो इससे प्राइस कम हो जाएगा। प्राइस जब कम होगा तो सीधी बात है मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो सारी चीज़ें हो जाएगी। ये इन्होंने ये कहा। तो और एक चीज़ ये भी है, जब डिमांड बढ़ेगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो इन्होंने ये सजेशन दिया है कि यहाँ पे पूरा हमें जो फूड वाला है, फूड में बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, उसको टोटल कम करके 12% स्लैब में ले आना चाहिए, बस ये है। बाकी जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे किसी दिन, थोड़ा ये मीटिंग हो जाए, सबमिट होने वाली है, इन्होंने यहाँ पे सजेशन दिए, तो फिर उसके बाद सबमिट के बाद क्या क्या प्रावधान आते हैं, फिर जीएसटी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे एक बार। जीएसटी से क्वेश्चन भी आता रहता है, कई बार पूछा है, एक बार तो मेंस में भी पूछा है, 2021, शायद 2021 या 20 में एक बार मेंस में भी जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। और एक ये है अपना पहला स्वदेशी पोत आईएनएस निस्तार, नौसेना के बेड़े में शामिल। तो आईएनएस निस्तार क्या है, ये एक समुद्री पोत है, मतलब जहाज टाइप का। ये क्या करेगा, रेस्क्यू करेगा, जो ये 1000 मीटर की गहराई पे जाके भी रेस्क्यू कर सकता है। 80% स्वदेशी तकनीक से बनाया गया, 20% बाहरी से लिया गया। ये इसका ना, ये बाकी चीजें, इसका नाम कहाँ से लिया, संस्कृत। निस्तार का मतलब क्या होता है, मुक्ति, बचाव, ये संस्कृत वर्ड है। तो ये देख लीजिएगा, 80% स्वदेशी है। ये 60 दिनों तक ऑपरेशन करने में सक्षम है, मतलब इसको 60 दिन तक समुद्र में अपन घुमा सकते हैं किसी भी तरह, कोई दिक्कत नहीं। युद्ध चल रहा है तो 60 दिन 2 महीने ये अपना काम कर सकता है। 300 मीटर की गहराई में लंबे वक्त तक रहने में सक्षम है। तो ये है, ये अभी नौसेना में शामिल हो गया है निस्तार। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू। अगर चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।